हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोन लेने के लिए सोच रहे हो या आपने लोन ले लिया है तो ये वीडियो जो है ना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी होने वाला। चाहे फिर वो कार लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या कोई अदर बिजनेस रिलेटेड या कोई भी लोन हो, मतलब कोई भी लोन लेने के लिए आप सोच रहे हो या आपको लोन लेना है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि लोन जो होता है ना कई लोगों के लिए मतलब गेम चेंजर बन जाता है, उनके लिए बेनिफिट बन जाता है, और कई के लोगों के लिए वो लोन जो होता है वो प्रॉब्लम बन जाता है। उनके लिए मतलब वो बेनिफिट नहीं होता, उनके प्रॉब्लम बन जाता है, टाइमली ईएमआई पेमेंट नहीं कर सकते। तो मतलब कि लोन लेने से पहले और लोन लेने के बाद कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो पांच बातें हैं ना उनकी आज ये वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो लोन लेने से पहले आपको ध्यान में रखनी है और लोन लेने के बाद उनको अप्लाई करना है। अगर वो आप अप्लाई कर लोगे ना तो आपके मतलब लाखों रुपए लोन में बच सकते हैं और आपको कभी फाइनेंशियल क्राइसिस भी नहीं आ सकता। लोन आपके लिए एक गेम चेंजर मतलब कि बेनिफिट वाला बन सकता है, नहीं कि आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो ये वीडियो में आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि भाई लोन लेने से पहले आपको कौन सी 5 बातें जो है वो ध्यान में रखनी है जिससे वो लोन आपके लिए मतलब प्रॉब्लम खड़ा ना कर सके, आपके लिए बेनिफिट हो सके। तो वीडियो पूरा देखना और लास्ट में वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई लोन के साथ हमको क्या करना चाहिए जिससे मतलब हमारे फैमिली को भी मतलब कोई नुकसान ना हो। तो वो सब कुछ आज हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पूरा देख। सबसे पहला है ना कि कौन सी बात हमको ध्यान में रखनी है लोन लेने से पहले, तो कि भाई सिलेक्शन ऑफ बैंक। हम लोग क्या करते हैं कि भाई जहाँ से हमारे फ्रेंड ने लोन लिया हो या हमारे कोई कलीग हमारे साथ जो जॉब करता हो या हमारा कोई फ्रेंड हो, हमारा कोई पड़ोसी हो, कोई जान पहचान वाला हो, जहाँ उसने लोन लिया है जनरली हम वहीं से लोन लेते हैं। या हमारा जहाँ सेविंग अकाउंट होता है वहीं हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं। या जहाँ हमारे पास डॉक्यूमेंट कम मांगते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट कम होते हैं देने पड़ते हैं हमको, वहीं हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्त, क्योंकि भारत में है ना जो इंडिया में 100+ बैंक प्लस एनबीएफसी मिला के काम कर रही है, प्लस एनबीएफसी मतलब कि बैंक प्लस एनबीएफसी मिला के 100 कंपनियां काम कर रही है, फाइनेंस की कंपनी है इंडिया में। तो मतलब जो सबके होते हैं ना कि भाई सबके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होते हैं, सबके टर्म्स एंड कंडीशन अलग होते हैं, सबका इंटरेस्ट रेट अलग होता है, सबका प्रोसेसिंग फी अलग होता है, मतलब सब जो होता है ना सबका अलग अलग होता है। तो हमको क्या करना है, थोड़ा होमवर्क करना है। होमवर्क करना है मतलब कि हमको भी मोबाइल है, मोबाइल में नेट भी अवेलेबल है, नेट में सब कुछ दिखाता है कि भाई कौन सी बैंक का कितना इंटरेस्ट रेट है, कौन सी बैंक के क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कौन सी एनबीएफसी में कितना रेट चल रहा है। तो हमको ऐसे एनालाइज करना है थोड़ा। और हमको क्या करना है कि भाई हमको एक जगह से ही लोन नहीं, मतलब पहले ही जहाँ गए वहीं से लोन नहीं लेना है। हमको क्या करना है कि भाई 5-6 जगह से कोटेशन भी निकलवाने हैं। ऐसा नहीं कि कोटेशन मतलब कि हमको वहाँ बैंक में या एनबीएफसी में जाके पूछना है कि भाई मेरी इतनी इनकम है, मेरे को इतनी लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आप मेरे को कितना लोन दे सकते हो और कितने रेट पे दे सकते हो, आपका क्या प्रोसेसिंग चार्ज है, क्या अदर कोई एनी कॉस्ट है, आपका मतलब कोई चार्जेस है। ऐसे हमको कोटेशन निकलवाना है। जहाँ से हमको सूटेबल लगे, जहाँ से हमको कम इंटरेस्ट रेट मिले, वहाँ हमको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई सिलेक्शन ऑफ बैंक। हमको ऐसा नहीं करना है कि जहाँ से हमारे फ्रेंड ने लोन लिया है वहीं से लोन ले लें, क्योंकि सबके इंटरेस्ट रेट अलग है, सबके टर्म्स एंड कंडीशन अलग है, सबके प्रोसेसिंग फी अलग है, सबका रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग होता है बैंक का। तो हमको जहाँ से बेटर लगता है ना कि भाई कंपैरिजन करने के बाद कि भाई हाँ यहाँ हमको मतलब सब जगह से सस्ता मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है, तो हमको वहीं से लेना। जैसे हम कैसे करते हैं कि भाई हमारे कपड़े खरीदी करने जाते हैं तो हम देखते हैं ना कि भाई कौन सा बेटर है, कहाँ प्राइस में बेटर हमको मिल रहा है, कहाँ क्वालिटी में बेटर मिल रहा है, हम ऐसे कंपैरिजन करते हैं। तो सेम इसमें भी हमको ऐसा ही करना है। ऐसा नहीं करना है कि जहाँ हमारे फ्रेंड ने लोन लिया है वहीं से हम ले लें। तो ये हमको एक ध्यान में रखना है कि भाई पहले लोन लेने से पहले कि भाई सिलेक्शन ऑफ बैंक मतलब हमको ऐसी जगह सिलेक्ट करनी है जहाँ हमको सूटेबल हो। तो ये एक बात हमको ध्यान में रखनी है लोन लेने से पहले। दोस्तों, हमको सेकंड जो बात ध्यान में रखनी है ना वो लोन टेन्योर। हम वही गलती कर बैठते हैं। हम क्या करते हैं कि भाई कोई भी बैंक हो या कोई भी एनबीएफसी हो, हमको जो मैक्सिमम टेन्योर देती है ना वही हम ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम टेन्योर देने से हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए हमको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। एक्चुअली हमको देखना है कि भाई हमको जो रिक्वायरमेंट है
वो कितने टाइम के लिए है। मतलब हमने सपोज कि 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया है, एक एग्जांपल है कि भाई 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया है तो हम कितने टाइम में उसको रीपेमेंट कर सकते हैं। ऐसे हमको करना है कि भाई कैलकुलेशन करना है कि भाई हम उनको कितने टाइम में रीपेमेंट कर सकते हैं। सपोज हम उनको अगर 12 मंथ में ही रीपेमेंट कर सकते हैं ना, तो हमको मैक्सिमम टेन्योर नहीं लेना चाहिए। मतलब कि बैंक जो टेन्योर दे रही है वो हमको नहीं लेना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना चाहिए कि भाई हमको लगता है कि ये लोन मैं 36 मंथ में रीपेमेंट कर सकता हूँ, तो मैं इनको 72 मंथ या 60 मंथ तक नहीं चलाऊंगा, तो मैं इनको 36 मंथ में ही कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मेरी इनकम अच्छी है, मैं इनका इंस्टॉलमेंट भर सकता हूँ। तो मेरे को क्या करना है कि उनको 36 मंथ के लिए ही लेना है, नहीं कि लंबा टेन्योर में लेना है। जितने टाइम में हम रीपेमेंट कर सकते हैं ना कम टाइम में, उतने कम टाइम के लिए हमको लोन लेना है। तो उससे क्या होगा कि भाई हमारा जो लोन का इंटरेस्ट होगा ना वो बच जाएगा, उतनी ज़्यादा टेन्योर का हमको लोन का इंटरेस्ट रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो हमको मतलब देखना है कि भाई जो लोन का टेन्योर है वो एक्चुअली में मैं कितने टाइम में रीपेमेंट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई अभी बैंक ने मेरे को बोला है कि भाई ये 10 साल के लिए ले लो तो मैं 10 साल के लिए लोन ले लूँगा। ऐसा नहीं करना है कि एक्चुअल में मेरे को कितने टाइम के लिए रिक्वायरमेंट है और ये लोन मैं कितने टाइम में कंप्लीट कर सकता हूँ। मेन ये चीज़ हमको देखना है कि भाई ज़्यादा टेन्योर के लिए हमको लोन नहीं लेना है। जितने टेन्योर में मैं ख़त्म कर सकता हूँ उतना जल्दी मैं लोन को ख़त्म करूँ। तो मतलब जितने कम टेन्योर में आप लोन लोगे ना, उतना आपको कम इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक बात ध्यान में रखनी है कि भाई कोई आपको बोले कि भाई इतने टेन्योर में लोन ले लो, तो वो नहीं करना है। एक्चुअल में हमको देखना है कि भाई मैं कितने टाइम में रीपेमेंट कर सकता हूँ। तो थर्ड जो चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई लोग यही फंस जाते हैं कि हमको क्या करना है कि भाई एंश्योर टाइमली एंड रेगुलर रीपेमेंट ऑफ लोन। पहले तो क्या करना है कि हम खुद को पूछना है कि भाई मैं ये लोन को अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं। मतलब बी होनेस्टली मेरे को खुद को पूछना है कि भाई मैं जो लोन ले रहा हूँ वो मैं अफोर्ड कर पाऊँगा या नहीं। क्योंकि हमारा जो मतलब बजट होता है ना, कि जिनको हम बोलते हैं कि भाई हमारी इनकम होती है, उसमें से मतलब हमारे मंथली जो एक्सपेंस होते हैं वो माइनस करने हैं, फिर कितनी इनकम हमारी बचती है, उसमें से मैं क्या लोन का रीपेमेंट कर पाऊंगा कि नहीं, ये हमको सोचना है। क्योंकि अगर हम टाइमली और रेगुलर लोन का जो रीपेमेंट नहीं कर पाए ना दोस्तों, तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये लोन हमारे लिए गेम चेंजर नहीं होगी, हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा होगी, हमारे फैमिली के लिए प्रॉब्लम खड़ा होगी, क्योंकि इनका टाइमली रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे हम इंस्टॉलमेंट का। तो अगर टाइमली हम इंस्टॉलमेंट का रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि हमारे सिविल पे अफेक्ट होगा। हमारे सिविल पे अफेक्ट होगा तो ज़्यादा हमको पेनल्टी आ सकती है लोन में। मतलब हमको क्या करना है कि लोन लेने से पहले ही हमको अपनी खुद को पूछना है कि भाई ये लोन मैं अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं। अगर अफोर्ड कर पाऊंगा, मैं इनका टाइमली रीपेमेंट कर पाऊंगा, तो मैं लोन ले लूँगा। ये है कि भाई हमको इनका टाइमली रीपेमेंट करना है। कि भाई अगर टाइमली रीपेमेंट नहीं हुआ लोन का तो क्या होगा कि भाई जो इंस्टॉलमेंट आप बैंक में टाइमली क्रेडिट नहीं करोगे ना, तो आपको इंस्टॉलमेंट बाउंस का चार्ज लगेगा, फिर आपका सिविल में भी अफेक्ट आ सकता है। अगर सिविल में जो आपका अफेक्ट आया तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोन लेने जाओगे तभी मतलब आपको हाई इंटरेस्ट पे भी लोन मिल सकती है। अगर आपका ज़्यादा सिविल खराब हो गया तो कोई बैंक आपको लोन भी नहीं देगी, ये भी प्रॉब्लम होगा, आपकी फैमिली को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमको ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई इनका जो पेमेंट है ना वो टाइमली एंड रेगुलर हो। जो भी लोन लिया हो उनका रीपेमेंट टाइमली एंड रेगुलर हो। अगर टाइमली एंड रेगुलर नहीं होगा तो हमारा सिविल अफेक्ट होगा और बहुत सारे मतलब हाई इंटरेस्ट पे हमको नेक्स्ट टाइम लोन मिलेगा। और कई केस में तो ऐसा भी होता है कि ज़्यादा हमारा सिविल खराब हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम हमको लोन मिल भी नहीं सकता है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमको लोन लेने से पहले ही अपनी मतलब प्रिपेयर करना है कि भाई ये लोन मैं अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं, ये लोन मैं टाइमली पेमेंट कर पाऊंगा कि नहीं, मेरी इनकम इतनी है कि नहीं, मेरे जो एक्सपेंसेस है वो इनकम में से माइनस करने के बाद मेरे पास इतनी इनकम बचती है कि भाई मैं इनका ईएमआई टाइमली रेगुलर पेमेंट कर सकूं। तो अगर ये बात अगर आप सोच लोगे ना लोन लेने से पहले, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा नहीं होगा। तो आप मतलब आपका सिविल खराब नहीं होगा। आपका सिविल खराब नहीं होगा तो मतलब नेक्स्ट टाइम भी आप जब लोन लेने जाओगे तभी भी मतलब आपका जो रहेगा ना कि भाई क्या बोलता है कि सिविल अगर खराब नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम आप जब लोन लेने जाओगे तभी इंटरेस्ट जो आपको पेमेंट करना होगा तो कम इंटरेस्ट पे बैंक आपको लोन देगी, क्योंकि आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपकी जो सिविल की पास्ट हिस्ट्री है वो अच्छी है कि भाई आपने टाइमली सब जो इंस्टॉलमेंट है
वो पेमेंट किए हुए हैं, तो उसमें बैंक का रिस्क कम हो जाता है, तो बैंक थोड़ा इंटरेस्ट भी कम कर देती है। तो ये एक बात है। और हमको दूसरी क्या है कि भाई कई मतलब जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है ना, उन लोगों का कहना है कि भाई हमें हमारी इनकम का 60% से ज़्यादा EMI पेमेंट नहीं करना चाहिए। सपोज कि हमारी 1 लाख रुपए की अगर महीने की इनकम जो है ना, तो उसमें से मैक्सिमम हमको 60,000 ही इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने चाहिए। अगर 60,000 से ज़्यादा हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे तो लाइफ में कभी हमको फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकते हैं। क्यों? उससे हमारा फैमिली भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तो फैमिली के पास भी मतलब फैमिली में जो हमारे घर के खर्चे होंगे उसके लिए भी हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, नहीं लोन का इंस्टॉलमेंट भर पाएंगे, तो ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो फाइनेंशियली क्राइसिस ना आए तो उसके लिए फाइनेंशियली जो मतलब फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उन लोगों का यही कहना है कि भाई हमारी इनकम का 60% से ज़्यादा हमको EMI पेमेंट नहीं करना चाहिए। उसमें सब EMI आ जाते हैं, मतलब आपकी जो भी सारी लोन है ना उनके सारे EMI आ जाते हैं कि भाई 60% हम EMI पेमेंट कर सकते हैं, 40% हम हमारे खुद के एक्सपेंस के लिए हमको इनकम में से रखना पड़ता है। तो उससे क्या होगा कि हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस आने की संभावना जो होती है ना वो कम हो जाती है। कई जो मतलब NBFC होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, वो लोगों को उनकी इनकम का 80% तक EMI दे देती है। तो आप एक बात तो सोच सकते हो ना कि भाई अगर आपकी 1 लाख रुपए की इनकम हो, उसमें से आप 80,000 का EMI पेमेंट कर रहे हो, तो मतलब कभी तो आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी, क्योंकि 20,000 में तो किसी का घर चलने वाला होता नहीं है। अगर 80,000 आप EMI में भरोगे तो आपके फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी, नहीं आप घर भी चला पाओगे, नहीं टाइमली रीपेमेंट लोन का भी कर पाओगे, तो वो आपको मतलब एक फाइनेंशियली ट्रैप में भी आप फंस सकते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपकी इनकम का 60% से ज़्यादा आपको EMI पेमेंट नहीं करना है। तो क्या होती है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस आने की संभावना कम हो जाती है और आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपके जो लोन भी रहेंगे ना सब उनके पेमेंट भी रेगुलर एंड टाइमली होगा, और आपका घर का एक्सपेंस भी रेगुलर चलता रहेगा। तो मतलब ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, एक गेम चेंजर लोन हो सकता है अगर आप एक ऐसे बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग करके लोन को लोगे। तो आपको क्या करना है कि 60% से ज़्यादा EMI पेमेंट नहीं करना है। मतलब कि अपने लोन लेते से पहले ही हमको ये डिसाइड करना है कि भाई 60% से ज़्यादा मेरी इनकम का EMI नहीं होना चाहिए। तो मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस आने की संभावना कम हो जाती है। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान में रखनी। दोस्तों जो 4th नंबर पे आता है ना कि भाई चेक योर लोन स्टेटमेंट, जो मतलब आपको बात ध्यान में रखनी है 4 नंबर की कि भाई चेक योर लोन स्टेटमेंट। ये मतलब कि लोन लेने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपने लोन ले लिया ना, उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई हर क्वार्टरली या 3 महीने 4 महीने या साल में एक बार या 6 महीने में एक बार आपको अपने लोन का स्टेटमेंट चेक करना है। कई लोग तो ऐसा होता है ना कि भाई वहाँ जहीं से लोन लिया ना वहीं से ख़त्म करते हैं, वहीं ऐसे चिपक जाते हैं ना कि उनको लगता है कि भाई नहीं मैं यहाँ से अलग हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको आपका जो लोन स्टेटमेंट होता है ना वो चेक करना पड़ता है, क्योंकि उसमें आपको पता चलता है कि भाई कितना इंटरेस्ट मेरे को लग रहा है, कोई हिडन कॉस्ट मेरे से नहीं ले रहे, मतलब वो सब आपको चेक करना पड़ता है टाइमली टू टाइमली। उससे क्या होगा कि अगर आपका ऐसा लगता है कि भाई आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है और दूसरी जगह आपको कम इंटरेस्ट में लोन मिल रहा है, तो आपको वहाँ लोन स्विच करने के लिए भी सोचना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारे जब लोन लेते हैं ना तभी हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं होते, तो हम कोई NBFC से भी लोन ले लेते हैं कि भाई हाई इंटरेस्ट पे जहाँ हमको लोन मिलता है NBFC में, कि भाई हमारे पास 3 साल के ITR नहीं होते, तो बाद में हम ITR 3 साल के भर देते हैं, हमारे पास ITR भी आ जाते हैं। तो हमको ऐसे केस के अंदर कहीं और लोन मतलब जहां हमको कम इंटरेस्ट में मिल रहा है वहां लोन स्विच करने के लिए सोचना भी चाहिए, क्योंकि ये चेक करने से हमको पता चलता है कि भाई हमारा लोन जो चल रहा है उसमें मैं बैंक को ज़्यादा या कोई NBFC को ज़्यादा इंटरेस्ट तो पेमेंट नहीं कर रहा हूँ ना। तो ये सब हमको देखना है कि भाई कोई हिडन चार्ज मेरे पास से नहीं ले रहे, मेरा कितना लोन बचा है। अगर मेरे को लगता है कि भाई बैंक या कोई NBFC मेरे पास से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, जो एक्चुअल में मेरे को इंटरेस्ट लगना चाहिए मेरे सिबिल के हिसाब से, उससे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट लोन में लग रहा है, तो हमको कोई अदर प्लेस पे मतलब अदर जगह जहाँ कोई NBFC या बैंक में जहाँ कम इंटरेस्ट में हमको लोन मिलता है वहाँ स्विच करने के लिए भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई जहाँ से हमने लोन ले लिया है वहीं मैं लोन ख़त्म करूँगा। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई आपसे एक्स्ट्रा कॉस्ट लेंगे, मतलब कोई हिडन चार्ज होंगे या इंटरेस्ट आपको ज़्यादा लग रहा होगा, तो भी आपको पता भी नहीं चलेगा, वो एक आपको लॉस होगा कि भाई आपका इंटरेस्ट आप ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो। अगर आप थोड़ा कम इंटरेस्ट में आपको कहीं बेनिफिट मिल रहा है तो आप वहाँ लोन स्विच करोगे तो वो आपको बेनिफिट होगा। तो आपको क्या करना है कि भाई एवरी 6 मंथ
या साल में एक बार आपको अपने लोन का स्टेटमेंट को एनालाइज करना है कि भाई जो मेरा लोन है वो रेगुलर चल रहा है, तो उसमें इंटरेस्ट भी मेरे को रेगुलर लग रहा है, जो लगना चाहिए मेरे सिबिल के हिसाब से वही लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, कोई हिडन चार्जेस में पेमेंट नहीं कर रहा हूँ ना, वो सब हमको एनालाइज करना है। अगर हमको ऐसा लगता है कि भाई नहीं मेरे को इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है या कोई हिडन चार्जेस ज़्यादा है, तो दूसरी जगह लोन स्विच करने के लिए भी सोचना चाहिए दोस्तों ये जो लास्ट वाला है ना वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये है ना मतलब आपकी फैमिली को बचा सकता है। लोन लेने टाइम या अभी आपने लोन ले लिया है और ये अप्लाई नहीं किया है ना, तो जल्दी कर देना। क्या है कि भाई यू कैन इंश्योर योर लोन। इससे क्या होगा कि आपकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको खुद को प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर लाइफ में कुछ ऐसा होता है, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब किसी को पता नहीं है कि भाई कल क्या होने वाला है। सपोज आज आपने 1 करोड़ का हाउसिंग लोन लिया, तो मतलब कल क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है, चाहे आप हो या मैं हो, किसी को पता नहीं है कल क्या होने वाला है। ये एक हमारी लायबिलिटी है कि भाई हमको पेमेंट करना है। 1 करोड़ का जो लोन लिया है हमारी लायबिलिटी है, तो हमको क्या करना है कि हमारी जितनी अमाउंट की लोन है ना उनको इंश्योर करनी है, मतलब उनका इंश्योरेंस हमको लेना है, जिससे क्या होगी कल हम रहे या ना रहे, हमारे फैमिली मेम्बर को कोई प्रॉब्लम ना हो कि भाई हमारे फैमिली मेम्बर को ये पैसे भरने ना पड़े। क्योंकि ऐसा होगा कि अगर जो मतलब इनकम वाला पर्सन है ना, कि जो इनकम अर्न कर रहा है, जो कमाता हुआ इंसान है, वो अगर चला गया ना, तो मतलब फैमिली में एक तो फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस तो होगा, ऊपर से ये लोन भी भरना पड़ेगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हमको क्या करना है कि मैं जितनी भी अमाउंट का, चाहे वो 10 लाख का लोन हो, 5 लाख का हो, 1 करोड़ का हो या 10 करोड़ का, मतलब जितनी भी अमाउंट का मैं लोन ले रहा हूँ ना, उतनी अमाउंट का मैं इंश्योरेंस लूँगा। मैं वो लोन को इंश्योर कर दूंगा कि भाई कल मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे फैमिली को कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो हमको ये एक बात ध्यान में रखनी है कि भाई लोन अगर आपने लेना सोच रहे हो लेने का या लोन ले लिया है, तो अभी आपको ये तो कर लेना चाहिए कि भाई अपने लोन को इंश्योर कर लेना चाहिए कि भाई कल अगर कोई ऐसा मतलब सरकमस्टेंसेस आ गया, अगर मैं नहीं रहा तो मेरे फैमिली मेम्बर डिस्टर्ब ना हो। तो ये एक बात का हमको ध्यान में रखना है कि भाई हमको मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग करके लेना है, जिससे क्या होगा कि हमको कल जाके कोई दिक्कत ना हो। तो ये एक बात भी हम कर सकते हैं कि भाई हम हमारा जो भी लोन है उनको इंश्योर करें। और भी दोस्तों अगर कोई मतलब आपको लोन रिगार्डिंग क्वेरी हो ना, तो मेरे को कमेंट करके बताना। और मेरा वीडियो जो आपको अच्छा लगा हो ना, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।